गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज हम 10th और 11th जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, बट पहले जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछे थे एक बार वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है, तो वो परमेश्वरन अय्यर बने हैं अब नए सीईओ। ठीक है, नीति आयोग के। इससे पहले कौन थे? अमिताभ कांत। ओके, नेक्स्ट था क्वेश्चन कि आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, तो वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। और साथ में मैंने पूछा था कि एमडी कौन है आईएमएफ की, तो वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है, तो वो है संजीव चड्ढा और वहाँ के हेडक्वार्टर्स वडोदरा में है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा के हेडक्वार्टर्स वडोदरा में हैं। जैसे बाकी बैंक्स के हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में होते हैं वैसे नहीं है, वडोदरा में है इसके हेडक्वार्टर्स। ठीक है, इसमें अमन ने और दीपिका ने सही आंसर्स दिए हैं तीनों। तो अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, विच स्टेट और यूटी विल होस्ट इंडियाज बिगेस्ट वन ऑफ इट्स काइंड शॉपिंग फेस्टिवल इन 2023। अब मतलब एक नेशनल लेवल पे जो शॉपिंग फेस्टिवल हुआ आज से पहले कभी नहीं हुआ, तो फॉलोइंग में से कोई एक स्टेट या फिर यूटी जो है सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल जो है होस्ट करने वाली है 2023 में। अभी नहीं कर रही है, 2023 में करेगी। ठीक है, तो हमसे यही पूछा है कि कौन सी वो स्टेट या यूटी है, तो वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में ये बिगेस्ट आपका शॉपिंग फेस्टिवल होने जा रहा है 2023 में। ये है फर्स्ट एवर गवर्नमेंट बैक्ड शॉपिंग फेस्टिवल। अब ये कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म नहीं करवा रहा है ऑर्गेनाइज, गवर्नमेंट करवा रही है, तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड भी है। और ये कहाँ पर होने जा रहा है? दिल्ली में, फ्रॉम जनवरी 28 टू February 26, 2023। ठीक है, द दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल वॉज वन ऑफ द एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स प्रपोज इन द रोजगार बजट 2022-23। जो बजट किसने पेश किया था? जो दिल्ली के डेप्यूटी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने ये बजट जो है, इस बजट में ये बताया था कि रोजगार बजट के अंदर ये एक शॉपिंग फेस्टिवल जो है, ये काफ़ी मेन वहाँ पे बताया था, तब प्रपोज कर लिया था इसको कि हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्यों बजट में इस चीज़ को प्रपोज किया गया कि कोई ऐसा शॉपिंग फेस्टिवल हो? उससे क्या फ़ायदा होगा वहाँ के लोगों का? ठीक है, जो गवर्नमेंट ने एक शॉपिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का सोचा है, तो इसमें क्या होगा, लोग आएंगे, ह्यूज डिस्काउंट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वहाँ पर, जो भी शॉपिंग के लिए वहाँ पर चीज़ें होंगी उस पर बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे। और अब डिस्काउंट्स मिलेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होगी वो बहुत लो होगी, नहीं। उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी वहाँ की सरकार ने ये किया है कि अवार्ड्स रखे हैं। ठीक है, जितना जितना आप अपने क्वालिटी को हाई रखोगे प्रोडक्ट्स की, उतने आपको उसके हिसाब से आपको अवार्ड्स भी मिलेंगे। तो आपको ह्यूज डिस्काउंट्स भी, मतलब कस्टमर्स का भी बेनिफिट्स है, कस्टमर के बेनिफिट में दोनों तरफ से है, उनको सस्ते में अच्छी चीज़, अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलेगी। इसमें क्या होगा कि इसमें से जो पैसे आएंगे ना, वो दिल्ली की सरकार अच्छी अच्छी चीज़ों में और जगह लगा सकती है। ठीक है, तो ये इनका मेन पर्पज़ है। देयर विल बी एग्जीबिशंस ऑन स्पिरिचुअलिटी, गेमिंग, वेलनेस एंड टेक्नोलॉजी। अब इस शॉपिंग फेस्टिवल में शॉपिंग के अलावा एग्जीबिशंस वगैरह भी होंगे, जैसे स्पिरिचुअलिटी वगैरह पर, गेमिंग पे, वेलनेस पे या टेक्नोलॉजी पे। इन सब फील्ड्स में कुछ ना कुछ इसमें एग्जीबिशंस वगैरह भी वहाँ पर जो है आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज का कि वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड अखिल भारतीय शिक्षा समागम ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पीएम मोदी ने फॉलोइंग में से किसी एक जगह पे जो है अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजित किया है। ठीक है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम किस लिए? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपरली। तो ये कहाँ पर किया? आपका वाराणसी में। वाराणसी में ये जो है अखिल भारतीय शिक्षा समागम, इसको आयोजित किया गया। ये एक 3 डे इवेंट है, सिर्फ 3 दिन का इवेंट रहेगा, जिसमें नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और कहाँ पर हुआ ये लॉन्च? वाराणसी में। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि इस पॉलिसी का एम क्या है, क्या पर्पस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, ताकि एजुकेशन को जो है वो लिबरेट किया जा सके। और किस चीज़ से लिबरेट किया जा सके? कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग से। ठीक है, और इसमें कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और ज़्यादा इंटीग्रेट करने पे भी फोकस किया गया है, मतलब एजुकेशन की लेवल को थोड़ा और बढ़ाना। ठीक है, आज के हिसाब से एजुकेशन को जो आपका स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, उसको थोड़ा चेंज करना।
तो वो इसका मेन पर्पस है। द न्यू पॉलिसी प्लेसेस अ कंप्लीट एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग चिल्ड्रंस स्किल इन अकॉर्डेंस विद देयर टैलेंट्स एंड प्रेफरेंसेस। अब ये जो पॉलिसी है ये ऐसे नहीं है कि सबको एक ही तरह के स्किल्स में या एक ही तरह की चीज़ों में लगा देंगे, एक ही तरह की चीज़ें उनको समझाएंगे, सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। उनके स्किल्स के हिसाब से जो उनकी प्रेफरेंसेस हैं या उनके एक वो चॉइसेस होती हैं, उनके हिसाब से उनकी जो स्किल्स होंगी वो डेवलप की जाएंगी इस पॉलिसी के अंडर। द शिक्षा समागम इज़ बीइंग पुट ऑन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। वैसे शिक्षा समागम है तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही इम्प्लीमेंट करने जा रही है। एमिनेंट एकेडमिक्स, policy makers and academic leaders will have a forum to deliberate, exchange their experiences and discuss the National Education Policy 2020 implementation roadmap. क्या बताया यहाँ पर कि इस शिक्षा समागम में अलग अलग अकेडमिशियंस आएंगे, पॉलिसी मेकर्स आएंगे, अकेडमिक लीडर्स वगैरह आएंगे और वो डिस्कशंस करेंगे या वो ऐसे क्या कहते हैं उसको सॉल्यूशंस वगैरह बनाएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए, जिसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके इस पॉलिसी की। ठीक है, इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का एक रोड मैप भी तैयार करेंगे ये। ठीक है। द पीएम ऑल्सो ओपन अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन एट LT कॉलेज वाराणसी। सेम डे पे वाराणसी में ही, ये अलग न्यूज़ है वैसे, बट ये हमने इसलिए यहाँ पे कवर कर दी क्योंकि सेम डे पे ही PM मोदी ने वाराणसी में ही ये अक्षय पात्रा मिड डे मील किचन जो है ये भी ओपन की है। कहाँ पर? LT कॉलेज वाराणसी में। कॉलेज का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वाराणसी में ये स्कीम लॉन्च हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपकी इस्कॉन वाली जो होते हैं ना, इस्कॉन फाउंडेशन चला रही है इसको। ठीक है, इस स्कीम को, अक्षय पात्रा वाली को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है आज का कि विच बैंक हैज़ साइंड एन MOU विद द इंडियन एयरफोर्स टू ऑफर वेरियस बेनिफिट्स टू IF पर्सनल। अब इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लोग होते हैं उनको अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए फॉलोइंग में से किसी एक बैंक ने MOU साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ। तो कौन सा वो बैंक है ये हमसे पूछा है। अब अगर आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि जब भी कोई आर्मी वगैरह से रिलेटेड MOUs वगैरह साइन होते हैं, कोई नई स्कीम्स बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसमें मेनली SBI का रोल होता है। ठीक है, पर यहाँ पर पहली बात तो आर्मी की भी बात नहीं हो रही है और यहाँ पर SBI भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की हम बात कर रहे हैं, आंसर इसका है PNB, जो आपका पंजाब नेशनल बैंक है, उन्होंने एक MOU साइन किया है IF पर्सनल के लिए। अब PNB ने साइन किया ये MOU अंडर द फ्लैगशिप स्कीम PNB रक्षक स्कीम। ठीक है, PNB रक्षक स्कीम ये IF या आर्मी वगैरह वाले पर्सनल के ही लिए है, मेनली उन्हीं लोगों के लिए जो आर्मी या इंडियन एयरफोर्स वगैरह से बिलोंग करते हैं। तो उसी के अंडर ये MOU साइन किया गया है। इस MOU में मेन फोकस क्या रहेगा कि अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल को, उनके लोगों को। ठीक है, और इसमें IF पर्सनल को पर्सनल इंश्योरेंस तक मिलेगी। ठीक है, पर्सनल इंश्योरेंस कवर वगैरह भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। दिस स्कीम इंक्लूड्स पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है उसकी भी, जो IF पर्सनल है, मतलब जो आर्मी मैन है वहाँ पर एयरफोर्स के जो लोग रहेंगे उनके लिए भी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिलेगा और साथ में एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगी। ठीक है, एयरफोर्स है, अगर ड्यूरिंग देयर फ्लाइट्स या कुछ उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो भी इंश्योरेंस कवर उनको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें अभी जो सर्विंग हैं लोग IF में उनको भी मिलेगा ये बेनिफिट, और साथ में जो रिटायर्ड हैं लोग उनको भी मिलेगा, जो ट्रेनीज़ हैं उनको भी मिलेगा। ठीक है, इट ऑल्सो कवर्स रिटायर्ड डिफेंस पेंशनर्स, जो पेंशनर्स हैं रिटायर्ड उनको भी ये बेनिफिट मिलेंगे, अलॉन्ग विद पर्सनल ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, जो आपके CAPF वाले पर्सनल होंगे, लोग होंगे, उनको भी मिलेगा, स्टेट पुलिस फोर्स के लोगों को भी मिलेगा, और साथ में मेट्रो पुलिस वाले भी जितने कर्मचारी रहेंगे उनको भी मिलेगा। ठीक है, इसका जो बेनिफिट है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें बाकी सारे बेनिफिट्स के अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था, वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हुई थी कि ये इंश्योरेंस मिलेगी और इनको जो आपके लोन्स वगैरह हैं उसमें कम इंटरेस्ट मिलेगा, या जो अकाउंट्स खोलेंगे सेविंग अकाउंट्स उसमें ज़ीरो बैलेंस पे भी वो अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, ये सभी बेनिफिट्स हैं इसमें। पर इसके अलावा जो एक और मेन पॉइंट था वो था कि एजुकेशनल लोन भी मिलेगा इनको PNB प्रतिभा के अंडर। PNB प्रतिभा एक स्कीम है, उसके अंडर एजुकेशनल लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी इंडियन एयरफोर्स के लोग होंगे, उनके जितने भी बच्चे होंगे जो उन पर डिपेंडेंट होंगे, उनको
इस तरह की प्राइमरी स्कूल एजुकेशन वगैरह के लिए अगर वो किसी भी नेशनल इंस्टीट्यूट में या किसी अच्छी एकेडमी में अपनी एजुकेशन चाह रहे होते हैं तो उसके लिए उनको एजुकेशनल लोन की भी सुविधा मिलेगी पीएनबी प्रतिभा के अंडर। ओके, और इसके साथ एक और पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, ये इससे अलग है बट ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सिस बैंक ने भी एक MOU साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ। ठीक है, अभी मैंने इसीलिए साथ में ले लिया क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का ही पॉइंट है और आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि पीएनबी ने भी इंडियन एयरफोर्स के साथ किया और एक्सिस ने भी इंडियन एयरफोर्स के साथ किया, तो इनको मिक्स नहीं करना है। एक्सिस बैंक ने किया सैलरी के लिए, ठीक है, जो आपके इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल जितने भी लोग होंगे उनके सैलरी अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए एक MOU साइन किया है एक्सिस बैंक ने इंडियन एयरफोर्स के साथ। ठीक है, अंडर इट्स पावर सैल्यूट इनिशिएटिव। एक्सिस बैंक का इनिशिएटिव कौन सा है? पावर सैल्यूट इनिशिएटिव। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस इनिशिएटिव का, और एक पीएनबी रक्षक स्कीम, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीएनबी रक्षक से तो आपको पता ही लग रहा है कि वो पीएनबी की स्कीम है, बट ये पावर सैल्यूट वाली जो है एक्सिस बैंक की है और ये इन्होंने जो कोलैब किया है ये किया है सैलरी अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। जितने भी इंडियन एयरफोर्स के लोग होंगे उनके सैलरी अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ जो है MOU साइन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू हैव 13 एक्सप्रेसवेज इन द नेशन? इंडिया में अभी तक 13 एक्सप्रेसवेज किसी स्टेट में नहीं थे, तो फॉलोइंग में से कोई एक स्टेट बनी है। अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते होगे तो आपको पता होगा, अगर अपडेटेड रहते हो आप, कि उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवेज आने वाले हैं। अभी सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो नहीं चुके हैं, सारे के सारे मतलब यूज़ में नहीं आए हैं अभी, कुछ इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, बट टोटल 13 एक्सप्रेसवेज हैं जो यूपी में बनने वाले हैं। तो उसके साथ यूपी जो है पहली ऐसी स्टेट बन जाएगी जिसमें इतने सारे एक्सप्रेसवेज होंगे। ये हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सप्रेसवेज है इंडिया का। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। वहाँ पे जो आदित्य योगी की सरकार है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई है उत्तर प्रदेश में, तो उसी का ही एक नतीजा है ये कि 6 ऑफ द 13 एक्सप्रेसवेज टोटलिंग 3200 किलोमीटर आर इन यूज़। अच्छा, अभी जो 6 इसमें से एक्सप्रेसवेज हैं वो तो यूज़ में हैं अभी, और उसमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? 3200 किलोमीटर्स तक के वो एक्सप्रेसवेज हैं। ठीक है, और उसके अलावा 7 जो एक्सप्रेसवेज हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके, अब ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले हैं इनमें से एक और इम्पॉर्टेंट भी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसका भी आपने काफ़ी सुना होगा न्यूज़ में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो 16 ऑफ जुलाई को अभी PM मोदी जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, इसकी क्या लेंथ है इस वाले की एक्सप्रेसवे की? 296 किलोमीटर्स लॉन्ग है ये वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ओके, और ये किसको लिंक करने वाला है? बुंदेलखंड को दिल्ली से। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अब लॉन्च होने वाला है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश करंटली हैज़ 5 ऑपरेशनल एक्सप्रेसवेज, वहाँ पर 6 बताया गया, ये बुंदेलखंड को इंक्लूड करके बोल दिया है। एक यमुना एक्सप्रेसवे है वहाँ पर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। ठीक है, हाँ, आई गेस इसमें बुंदेलखंड वाले को इंक्लूड कर दिया है तो इसलिए वहाँ पर 6 बताया, यहाँ पे 5 है। ये 5 पुराने थे और अब 6 ये वाला हो जाएगा। इसके अलावा जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो हमने सारे नहीं कवर किए, जो मेन है वो वाले कवर किए हैं। तो उसमें से पहला है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड हम पढ़ चुके हैं ऊपर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गाज़ीपुर बलिया मंझीघाट एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एंड 594 किलोमीटर लॉन्ग गंगा एक्सप्रेसवे। ये जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। ठीक है, आई गेस अभी तक का सबसे लंबा भी यही है, नहीं लंबा आपका पूर्वांचल वाला है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूर्वांचल वाला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अभी तक। बाकी इसके बाद शायद हो सकता है कि गंगा वाला बने, इसको एक बार अपडेट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज़ द 36th नेशनल गेम्स गोइंग टू बी हेल्ड आफ्टर 7 ईयर्स? 7 ईयर्स के गैप के बाद हमारे यहाँ पर इंडिया में कंडक्ट होने जा रही है नेशनल गेम्स। 36th एडिशन है ये नेशनल गेम्स की। तो कहाँ पर ये कंडक्ट होने जा रही है आफ्टर 7 लॉन्ग ईयर्स? ये कंडक्ट होगी गुजरात में। ठीक है, गुजरात में फर्स्ट टाइम ये कंडक्ट होने जा रही है। और कितने साल का गैप है इसमें? 7 ईयर्स का गैप है। इससे पहले ये 2015 में हुई थी। ठीक है, 2015 में कहाँ पर हुई थी? केरला में।
लास्ट जो इसकी एडिशन हुई थी 35th वो 2015 में केरला में हुई थी। उसके बाद बहुत सारे रीजंस रहे और जिनमें कोविड की भी वजह थी एक, तो उसकी वजह से 7 years का गैप रहा है और अब ये होने जा रहा है आपका गुजरात में, ठीक है। भूपेंद्र पटेल जो सीएम हैं गुजरात के, उन्होंने ही डिक्लेयर किया है कि 36 नेशनल गेम्स जो हैं वो गुजरात में होने जा रहे हैं। कब से? 27 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर में, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम एवर होने जा रही है गुजरात में, इससे पहले कभी भी गुजरात में ऑर्गेनाइज नहीं करवाई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे 2010 में, तो उन्होंने एक खेल महाकुंभ नाम का इनिशिएटिव वहाँ पर स्टार्ट किया था, ठीक है। उस खेल महाकुंभ के अंडर जो गुजरात की स्पोर्ट्स इकोसिस्टम था ना, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ इस एक इनिशिएटिव से, खेल महाकुंभ से। और उसी की वजह से अब वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने प्रपोज़ किया था कि हमारे यहाँ पर गुजरात में ये जो गेम्स हैं इनको ऑर्गेनाइज़ करवाया जाए इस साल। गुजरात के साथ साथ इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट बन रहा था कि गोवा में भी ये ऑर्गेनाइज हुए करवाए जाने थे, मतलब कि वहाँ का भी बन रहा था कि उधर ऑर्गेनाइज हो, बट फिर गुजरात का जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है उसको देख के गुजरात में ये कंडक्ट करवाए जा रहे हैं इस बार, ठीक है। तो गुजरात के मिनिस्टर फॉर यूथ, स्पोर्ट्स एंड कल्चर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। वो कौन है? श्री हर्ष सांघवी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो मैंने ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड कर लिया है। गुजरात के मिनिस्टर फॉर यूथ, स्पोर्ट्स एंड कल्चर हैं हर्ष सांघवी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आज का है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच रेलवे स्टेशन बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू हैव ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस। अभी ये आपके लिए नई चीज़ होगी, ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने वाला फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है इंडिया का। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑगमेंटेड रियलिटी होता क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। मुंबई का ये रेलवे स्टेशन है एक, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये ऐसा पहला रेलवे स्टेशन बना है जहाँ पर ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने वाला ये पहला रेलवे स्टेशन बना है इंडिया का। अब थोड़ी डिटेल्स देखते हैं इसकी। ये जो रेलवे टर्मिनस है मुंबई में है, पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है ऑगमेंटेड रियलिटी वाला। तो ये जो टेक्नोलॉजी रहती है ऑगमेंटेड रियलिटी वाली, ये क्या करती है, ये कस्टमर्स जो वहाँ के पैसेंजर्स होते हैं उनको अलाउ करती है कि वो एक रियल टाइम डिजिटाइज टाइम टेबल चेक करें, ठीक है। टाइम टेबल कहाँ पर चेक करेंगे? डेडिकेटेड स्क्रोलिंग स्क्रीन्स प्रोवाइड होंगी वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। और रेलवे से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह वो उस स्क्रीन पे पा सकते हैं, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी, मैजिक मिरर्स, ये इन्हीं डिजिटलाइज स्क्रीन्स को बोल रहे हैं, मैजिक मिरर्स। यहाँ पर ये जो स्क्रीन्स होंगी ये क्या प्रोवाइड कराएंगी, और ये एक वर्चुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देंगी वहाँ पे पैसेंजर्स को, ठीक है। जो स्क्रीन के आगे खड़े होके आपके इसमें मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, और क्योंकि वन ऑफ इट्स काइंड है इसीलिए कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ जो है इंडिया के किसी रेलवे स्टेशन पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है ऐसी कोई फैसिलिटी। तो इस एक मैजिक मिरर के थ्रू क्या होगा कि वहाँ पर जो पैसेंजर्स होंगे वो स्क्रीन के आगे खड़े होकर ही इतने मतलब वर्चुअल रियलिटी से भी एक कदम आगे जाके कि लाइक आप एनिमल से मीट कर सकते हो, आप मैजिक ट्रिक्स वगैरह विटनेस कर सकते हो, आप स्नोफॉल तक विटनेस कर सकते हो उस एक स्क्रीन के आगे। मतलब वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि एकदम सच में ये सब हो रहा है। तो उस तरह की ये जो टेक्नोलॉजी है आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी वाली, ठीक है। तो ये वाला वहाँ पर जो है एक्सपीरियंस प्रोवाइड होगा, और आप अलग अलग जगहों पर भी विजिट कर सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी जगह पर आप विजिट कर सकते हो। मतलब आपको लगेगा ऐसे, नॉट एग्जैक्टली बट आपको लगेगा ऐसे कि आप किसी अलग अलग जगह पर एक ही जगह पर खड़े होकर विजिट कर रहे हो, ठीक है। द प्रोजेक्ट एट CSMT, ये जो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, यहाँ पर क्या होगा, ये बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ का, मुंबई का। तो इसका पर्पज़ क्या है? अब ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए तो नहीं ऑर्गेनाइज करवाया गया ना। इसमें क्या होगा कि यहाँ से जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा, जितने भी लोग यहाँ पर विजिट करेंगे, जितने पैसेंजर्स यहाँ पर अपना वेटिंग का जो पीरियड रहता है, जितने टाइम पे उनकी ट्रेन वगैरह नहीं आ रही हैं उतना टाइम वो इन सब चीज़ों पे स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू को जो आपकी सेंट्रल सरकार है वहाँ की, वो सेंट्रल रेलवे पे लगाएगी, ठीक है। सेंट्रल रेलवे पे उस रेवेन्यू को लगाया जाएगा और सेंट्रल रेलवे को वहाँ पर और थोड़ा बेटर किया जाएगा वहाँ की फैसिलिटीज़ को, ठीक है। तो ये इसका मेन पर्पज़ है, आपको याद रखना है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी है इसका एक्सपीरियंस प्रोवाइड होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि विच बैंक लॉन्च्ड मेटावर्स वर्चुअल लाउंज यूनिवर्स, इसका नाम क्या है, यूनिवर्स, एंड ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट
फॉलोइंग में से किसी एक बैंक ने अभी तक का पहला मेटावर्स वर्चुअल लाउंज जिसका नाम है यूनिवर्स वो स्टार्ट किया है और साथ के साथ एक ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट भी क्रिएट करने वाली है ये जो बैंक है वो। तो पहले बैंक का नाम देख लेते हैं, फिर इसको डिटेल्स में देखेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो यूनिवर्स है ये स्टार्ट किया है। यूनिवर्स से आपको आइडिया हो ही गया होगा इसका, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यूनिवर्स, ठीक है। इसकी डिटेल्स देखते हैं। ये जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये यूनिवर्स वाला इनिशिएटिव है, ये क्या होगा, बैंक का मेटावर्स वर्चुअल लाउंज होगा। अब मेटावर्स वर्चुअल लाउंज क्या है, वहाँ पर बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है आप एक्सेस कर सकते हो और ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करवाएंगे ये सब कहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई महाराष्ट्र में ही एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पर उन्होंने ये अनाउंस किया है। अब जो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। बहुत डिटेल में नहीं हम जाएंगे क्योंकि ये बैंकिंग की लाइन में अगर आपको बिल्कुल इंटरव्यू के लिए जाना है तो इतनी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, तो हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना अभी हमारे लिए ज़रूरी है। वो क्या है कि जो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है उधर क्या होता है, वो सर्व करती है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर फिनटेक्स, जो आपके फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके लिए और डेवलपर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ पर वो अपने अपने आइडियाज़ पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है, और उन आइडियाज़ पे वर्क करके उनको एक्शन में ला सकते हैं। तो बेसिकली सिर्फ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और डेवलपर्स को एक जगह देगा जहाँ पर वो अपने आइडियाज़ को एक्शन में ला सकते हैं। बाय लॉन्चिंग यूनिवर्स, UBI हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ वर्चुअल शॉप फॉर पब्लिसिटी। अब ये वाली जो लाइन है ये आपको बता देगी कि यूनिवर्स क्या है। ये जो मेटावर्स इन्होंने लॉन्च किया है या मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च जो इन्होंने लॉन्च किया है, इसका मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस है कि आप अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इस बैंक की, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी पब्लिसिटी करने के लिए आप एक वर्चुअल शॉप प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है। वर्चुअली आप अपनी सारी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मतलब वहाँ पर दिखा रहे हो। तो यूनिवर्स विल प्रोवाइड अ यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ बैंकिंग टू द कस्टमर्स सिमिलर टू द रियल वर्ल्ड सिनेरियो। Customers can explore the lounge and obtain information on the bank's deposit, loan, government welfare schemes, digital initiatives, etc. मतलब बैंक की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो डिपॉजिट्स वगैरह हैं, लोन्स हैं, लोन्स पे कितना इंटरेस्ट रेट पड़ता है वो सब, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स क्या क्या चला रहा है बैंक और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड करवा रहा है अपनी तरफ से जिसमें हम इस बैंक को चूज़ करें, साथ में जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स वगैरह वो स्टार्ट करें वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो यूनिवर्स एक जो प्लेटफॉर्म है उस पर इस बैंक के कस्टमर्स प्रोवाइड कर पाएंगे, मतलब अवेल कर पाएंगे। इसके इनिशियल फेज़ में शुरुआत में क्या होगा कि सिर्फ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ होंगी UBI पे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन पे कुछ वीडियोस होंगी और इनकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी इनिशियल फेज़ में। उसके बाद ये सब डिटेल्स में जाएंगे। द मेटावर्स वर्चुअल लाउंज इनिशिएटिव इज़ अ कोलैबोरेशन विद टेक महिंद्रा। अभी जो मेटावर्स वाली चीज़ है यूनिवर्स वाली, ये किसके साथ मिलकर की इन्होंने लॉन्च, टेक महिंद्रा के साथ कोलैब करके, ठीक है। तो आपको ये भी नाम याद होना चाहिए। ये जो यूनिवर्स है टेक महिंद्रा के साथ UBI ने लॉन्च किया है। अब पॉइंटर्स आते हैं आज के। Polish government honored Maharajas for helping refugees during World War II। इस न्यूज़ को हमने सिर्फ इसलिए कवर किया है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोलैंड की गवर्नमेंट है ना, उन्होंने इंडिया के जो महाराजाज वगैरह थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, उन्होंने जो वहाँ के पोलैंड के रिफ्यूजीज़ वगैरह रहे होंगे ना वॉर के दौरान, जो वहाँ से मतलब रिफ्यूज लेके इंडिया आ गए थे, उनको बहुत हेल्प की थी उस टाइम, ठीक है, यहाँ के महाराजाओं ने। तो उन महाराजाओं को ऑनर करने के लिए पॉलिश गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोलैंड की गवर्नमेंट ने महाराजाज को, इंडियन महाराजाज को ऑनर किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, SBI जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च द साइबर वोल्ट एज इंश्योरेंस प्लान। इसमें आपको वोल्ट एज नाम याद रखना है, ठीक है। SBI जनरल इंश्योरेंस ने एक इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है साइबर वोल्ट एज इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या होगा, साइबर इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करवाया जाएगा किसी भी इंडिविजुअल को और उनकी फैमिलीज़ को, ठीक है। इसमें फैमिली मतलब इंडिविजुअल आएगा, उसका स्पाउस आएगा कोई और 2 बच्चे आएंगे, वो भी अंडर द एज ऑफ 18। जब तक वो 18 के नहीं हो जाते तभी तक वो इस एक इंश्योरेंस कवर में कवर होंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि फाइनेंशियल लॉसेस जितने भी आप साइबर अटैक्स वगैरह की वजह से फेस करते हो उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये किसका है, SBI जनरल इंश्योरेंस का, ओके।
नेक्स्ट पॉइंट है गूगल लॉन्च द स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव विच एम्स टू गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन स्टार्टअप बिल्डिंग इनटू अ सिस्टमैटिक करिकुलम टू हेल्प 10,000 स्टार्टअप्स इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। अब गूगल ने, इसमें मेन सिर्फ इतना है कि गूगल ने एक स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव, ये भी वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जो गूगल ने स्टार्ट किया है। आपको क्वेश्चन में ये आ सकता है कि गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या कौन से IBM वगैरह किसने ये स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट किया है गूगल ने, स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव। ये स्टार्टअप्स के लिए एक तरह से स्कूल प्रोवाइड किया जाए, मतलब स्कूल की फैसिलिटी, मतलब वहाँ पर जितने भी लोगों ने स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करना है उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या वो कर सकते हैं ताकि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें। तो इसमें नियरली 10,000 तक के जो स्टार्टअप्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन हैज़ साइंड एन MOU विद SBI टू सपोर्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के डिजिटल इकोनॉमी मिशन ने एक MOU साइन किया है SBI के साथ। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटका के स्टार्टअप्स को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए SBI ने उसके साथ MOU साइन किया है। ठीक है, इसका सार सिर्फ इतना सही है, तो आपको उतना याद रखना है ताकि वहाँ के स्टार्टअप इकोसिस्टम को थोड़ा और सपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है सिटी यूनियन बैंक पार्टनर्स विद श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, ताकि अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर सकें सिटी यूनियन बैंक में। एक तरह से बैंक अश्योरेंस वाला ही पैक्ट हुआ ये। सिटी यूनियन बैंक ने किया है साइन किसके साथ? श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के साथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया बिकम 68th कंट्री टू ज्वाइन इंटरपोल्स चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डाटाबेस। ठीक है, इंडिया 68th ऐसी कंट्री बन गई है जिसने इंटरपोल का एक डाटाबेस ज्वाइन किया है। ये डाटाबेस किस रिगार्डिंग है? चाइल्ड की किसी भी चाइल्ड की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का डाटाबेस होगा ये। मतलब कि ऐसे आंकड़े इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें मतलब ये पता लगेगा कि मतलब जो कल्प्रिट्स रहते हैं वो कैसे, क्या क्या उनके मतलब बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं, कहाँ के वो होते हैं, वो सब उनके रिगार्डिंग सारा डाटाबेस होगा जिससे चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को थोड़ा मिनिमाइज़ किया जाएगा। तो इंडिया ने भी इस डाटाबेस को ज्वाइन किया है, इंटरपोल का ये डाटाबेस है। तो इंडिया 68th ऐसी कंट्री बन गई है जिसने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, इंटरपोल के अगर सेक्रेटरी जनरल की हम बात करें तो वो हैं जॉर्जन स्टॉक। जॉर्जन स्टॉक हैं आपके इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रार्थना बत्रा की एक डेब्यू बुक आ रही है, फर्स्ट बुक है इनकी, गेटिंग द ब्रेड द जेनजी वे टू सक्सेस। प्रार्थना बत्रा एक यूट्यूबर हैं, तो इनकी एक पहली बुक है गेटिंग द ब्रेड द जेनजी वे टू सक्सेस। ये इन्होंने लॉन्च की है। किसने इसको लॉन्च किया है? साक्षी मलिक ने। अब साक्षी मलिक कौन है? रेसलर हैं एक, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अमित शाह वर्चुअली अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य इन श्रीनगर। अब आपको इसमें क्या याद रखना है कि किसने लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया, क्या नाम है स्टैचू का और किसका स्टैचू है ये। यही जो पॉइंट्स हैं जो रेड में मैंने आपको मार्क किए हुए हैं, इतना ही आपको याद रखना है। अमित शाह ने स्टैचू ऑफ पीस नाम का एक स्टैचू है जो स्वामी रामानुजाचार्य का है, वो श्रीनगर में लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दी वेस्टर्न रेलवेज लॉन्गेस्ट स्काई वॉक फ्रॉम खर रोड railway station to the nearby Bandra terminus has been opened for the passengers. The skywalk spans 314 meters long. ठीक है, वेस्टर्न रेलवेज़ ने अभी तक का इंडिया का लॉन्गेस्ट स्काई वॉक जो है वो इनॉग्रेट किया है। कौन कौन सी जगहों को ये लिंक करता है? खर रोड रेलवे स्टेशन और बैंड्रा टर्मिनस को। ठीक है, ये जो आपका स्काई वॉक है ये पैसेंजर्स के लिए अब ओपन कर दिया गया है। मतलब जितना इनडायरेक्टली जाना पड़ता था पैसेंजर्स को, उनका टाइम कट होके अब वो थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस में इस एक लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। ठीक है, और ये जो स्काई वॉक है इसकी आपको लेंथ याद होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट है, 314 मीटर्स लॉन्ग ये स्काई वॉक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मनीष सिसोदिया द डेप्यूटी CM ऑफ दिल्ली स्टार्टेड मिशन कुशलकर्मी। ठीक है, अब मिशन कुशलकर्मी नाम का एक जो मिशन है ये लॉन्च किया है मनीष सिसोदिया ने, जो डेप्यूटी CM हैं दिल्ली के। किसके लिए लॉन्च किया है ये कुशलकर्मी? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। ठीक है, ताकि उनकी एबिलिटीज़ को थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सके। ओके, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए मिशन कुशलकर्मी। नेक्स्ट पॉइंट है RK गुप्ता वॉज अपॉइंटेड द डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। अब कंफ्यूज ऐसे नहीं होना है कि डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है या फिर इलेक्शन कमिश्नर है या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है।
यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने तीनों ही ले आए हैं यहाँ पे। वैसे अपॉइंटमेंट सिर्फ इन्हीं की हुई है, आर.के. गुप्ता की, बट इसीलिए मैंने तीनों यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ये बने हैं डेप्यूटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सॉरी डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर आर.के. गुप्ता। ये एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? टी श्रीकांत को। टी श्रीकांत को इन्होंने रिप्लेस किया है। और इसके अलावा जो हमारे सबसे मेन होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और साथ में इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इनके अंडर जो होते हैं, सबसे टॉप पे ये होते हैं, उनके अंडर ये होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। वैसे तो दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, बट अभी ये एक ही हैं, इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, और तीसरे बन गए हैं अब डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, वो हैं आर.के. गुप्ता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने पंचायती राज मिनिस्ट्री के साथ एक MOU साइन किया है ताकि टीबी को जो है, जो ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ होती है, उसको इंडिया में बाय द ईयर ऑफ 2025 ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, 2025 तक टीबी की बीमारी को इंडिया से ख़त्म करने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने पंचायती राज मिनिस्ट्री के साथ एक MOU साइन किया है। आपको इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है, ईयर याद होना चाहिए। टीबी ख़त्म करने के लिए 2025 तक का MOU साइन हुआ है कि मतलब 2025 तक टीबी ख़त्म हो जाएगा इंडिया से। ठीक है, अब आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया। अभी हम डिस्कस कर भी रहे थे, बट बिकॉज आई एम नॉट श्योर, क्वेश्चन में यहाँ पर इसका आंसर आपने मेरे को देना है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे इन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन का क्या नाम है, जो इनका ऐप है उसका क्या नाम है। और साथ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO भी बताना है आपने मुझे कि कौन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यही है। फोर्थ क्वेश्चन है SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO। हमने लास्ट मतलब आई गेस जो इससे प्रीवियस क्लास थी उससे एक क्लास पहले में हमने ये डिस्कस किया भी है। रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है इनकी। SBI के जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन हैं। तो ये आपके आज की क्लास थी, आपके क्वेश्चंस थे। इनमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन लग रही है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।